सभी छात्र परीक्षा की तैयारी में लगे थे। 15 जनवरी की रात में परीक्षित भी 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह एक होनहार और मेहनती छात्र था। 11वीं कक्षा में उसने पूरे स्कूल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। स्कूल के सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य को यह यकीन था कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में भी कमाल दिखाएगा, परंतु होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। 16 जनवरी की सुबह को वह अपनी कुर्सी पर मृत पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। स्पष्ट था कि उसको जहर दिया गया था। उसकी मेज पर एक दूध का गिलास था। वो पूरा भरा हुआ था। एक और गिलास में थोड़ा पानी बचा हुआ था। पूरे हॉस्टल में खलबली मच गई थी। सुबह के 6 बजे थे। इंस्पेक्टर हॉस्टल के वार्डन से पूछताछ कर रहा था। हॉस्टल के कड़े नियम थे और उनका अनुसरण भी किया जाता था। सुबह 5 बजे सभी छात्रों को जगा दिया जाता था और रात 10 बजे के बाद हॉस्टल के गेट, जो कि हॉस्टल में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था, को ताला लगा दिया जाता था। गेट पर एक चौकीदार भी हमेशा तैनात रहता था। वार्डन की इजाजत के बिना कोई भी छात्र हॉस्टल छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। 15 जनवरी को कोई अजनबी हॉस्टल में नहीं आया था। वार्डन और चौकीदार के बयानों से इंस्पेक्टर को शायद कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अब रोहन, सुनील, राकेश और अनिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये सभी परीक्षक के घनिष्ठ मित्र थे। रोहन ने बताया कि वह 15 जनवरी की रात को लगभग 9:30 बजे परीक्षक से मिला था। उसकी परीक्षक से जल्द होने वाली परीक्षा की तैयारी के बारे में बातचीत हुई थी। सुनील ने बताया कि वह उस रात अपने कमरे में ही पढ़ता रहा था और लगभग 11 बजे वह सो गया था। उसने बताया कि जब वह सोने जा रहा था तो उस समय परीक्षक के कमरे की लाइट जल रही थी और जब वह सुबह 5 बजे उठा तो देखा कि परीक्षित के कमरे की लाइट बंद थी। उसने बताया कि यह सब उसको इसलिए पता था क्योंकि परीक्षित का कमरा उसके कमरे के बिल्कुल सामने था। राकेश ने बताया कि वह उस रात हॉस्टल में नहीं था क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे और वह उनकी देखभाल के लिए 3 दिनों के लिए अपने घर गया था। उसने वार्डन से अनुमति ले ली थी। उसने बताया कि वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान है, इसलिए उसका वहां जाना जरूरी था। वार्डन से इस बात की पुष्टि कर ली गई। अनिल ने बताया कि उसका कमरा परीक्षित के कमरे से बहुत दूर था और वह उससे पिछले कुछ दिनों से मिला भी नहीं था क्योंकि परीक्षित को परीक्षा के दिनों के दौरान डिस्टर्बेंस पसंद नहीं थी। इंस्पेक्टर को शायद यहाँ पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब इंस्पेक्टर ने हॉस्टल के दोनों खानसामों को बुलाया। एक खानसामा मुली तो तुरंत आ गया, परंतु
दूसरा खानसामा असरार नदारद था। पता चला कि वह तो उस दिन से गायब था जिस दिन परीक्षित को जहर दिया गया था। पुलिस की एक टुकड़ी को असरार के गांव भेजा गया। असरार वहां पर भी नहीं था। हॉस्टल की कैंटीन की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। असरार उस रात परीक्षित को खाना देने गया था और कुछ ही देर बाद उसके खाने के जूठे बर्तन वापस भी लाया था। परीक्षित के कमरे की तलाशी ली गई। उसे लिखने का बड़ा शौक था। उस दिन भी वह डायरी लिखकर ही हटा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब समय राज रखे। परीक्षित आगे शायद कुछ और लिखना चाहता था, परंतु नहीं लिख पाया था। इंस्पेक्टर को अब असरार की तलाश थी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि परीक्षित को जहर असरार ने ही दिया था। असरार का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर को फोन आया और उसको पता चला कि असरार की भी हत्या हो गई थी। उसे किसी तेज धार वाले चाकू से कई बार वार करके कत्ल किया गया था। उसकी लाश हॉस्टल से थोड़ी ही दूर पर एक नाले में एक पुलिया के नीचे मिली थी। इंस्पेक्टर को यह भी पता चल चुका था कि परीक्षित को जहर असरार नहीं दिया था और छानबीन से उसने यह भी पता कर लिया था कि परीक्षित ने असरार को अपने कमरे में चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसके मित्रों के सामने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। इस अपमान को वह सह नहीं पाया था और उसने परीक्षित को जहर दे दिया था। अब असरार की मौत एक रहस्य बन गई थी। पूछताछ का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। रोहन और सुनील ने बताया कि उन्हें असरार की हत्या के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें असरार और परीक्षित की गहमा-गहमी के बारे में जानकारी थी। राकेश ने बताया कि उसने असरार को परीक्षित के पिताजी के साथ परीक्षित का खून होने के 2 दिन बाद हॉस्टल में देखा था। वे बहुत गमगीन थे। अनिल ने बताया कि उसे इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन परीक्षित की हत्या के एक दिन बाद उसने परीक्षित के माता-पिता को असरार के साथ हॉस्टल से बाहर देखा था। मामला बहुत गंभीर हो चला था। परीक्षित के माता-पिता से पूछताछ शुरू हुई। उन्होंने बताया कि वो असरार से परीक्षित की हत्या के एक दिन बाद हॉस्टल से बाहर मिले थे। केस बड़ा पेचीदा होता जा रहा था। इंस्पेक्टर ने सभी तथ्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। वह हत्यारे को गिरफ्तार करने चल पड़ा। आपके अनुसार असरार का हत्यारा कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।